हेलो स्टूडेंट्स। कल आप लोगों ने अल्पाधिकारी बाजार के अंतर्गत कीमत व उत्पादन के निर्धारण का वर्णन सीखा आपने। कल हमने डिस्कस किया था कि अल्पाधिकारी बाजार के अंतर्गत जब फर्में गैर गठबंधन के अंतर्गत कीमत व उत्पादन का निर्धारण करती हैं तो क्या स्थिति पाई जाती है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब फर्में गैर गठबंधन की बजाय गठबंधन के रूप में आपस में समझौता कर लेती हैं तो क्या होता है और यह करने की ज़रूरत उन्हें क्यों पड़ती है। क्योंकि जब गैर गठबंधन के अंतर्गत फर्में प्रोसेसिंग करती हैं, कीमत व उत्पादन का निर्धारण करती हैं, तो उनमें आपस में गला काट प्रतियोगिता जन्म ले लेती है। अर्थात वे आप एक दूसरे से कीमतों को कम करने की कोशिश करती हैं और यह गला काट प्रतियोगिता उनके लाभों को, उनके प्रॉफिट्स को कम कर देती है। तो इससे बचने के लिए वो आपस में क्या कर लेती हैं, एक समझौता कर लेती हैं, एकजुट हो जाती हैं और जिसे हम बोलते हैं गठबंधन, यानी कि एक कोल्यूजन का रूप ले लेती हैं। ओके, तो इसे हम बोलते हैं कोल्यूसिव ओलिगोपोली। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि फर्में उपभोक्ताओं की तुलना में जो हैं अपनी कीमतों को निर्धारित करने की शक्ति को या अपनी स्थिति को मजबूत कर पाती हैं। यानी कि उपभोक्ताओं की तुलना में उनकी स्थिति जो है वो ज़्यादा मजबूत हो जाती है और वे आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करके कीमतों व उत्पादन के निर्धारण को बनाए रख सकती हैं ताकि वो अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें। तो आइए अब हम इसकी डेफिनेशन के बारे में जानकारी लेते हैं। क्या होता है गठबंधन? सैमुअल्सन ने क्या बताया कि कोल्यूजन denotes a situation in which two or more firms jointly set their prices or output, divide the market among them or make other business decision। ठीक है, इसे हिंदी में इस प्रकार हम कर सकते हैं कि गठबंधन वह स्थिति है जिसमें दो या दो से अधिक फर्में संयुक्त रूप से कीमत व उत्पादन की मात्रा निर्धारित करती हैं और बाजार का परस्पर विभाजन कर लेती हैं या अन्य व्यापारिक निर्णय लेती हैं। ठीक है, मतलब इसमें फर्में एक आपस में एक समझौते के तहत एक हो जाती हैं और वो संयुक्त रूप से ही आपस में मिलजुल कर ही कीमतों व उत्पादन की मात्रा के बारे में निर्णय लेती हैं। पूरे मार्केट को अपने आप में आपस में डिवाइड कर लेती हैं और कीमतें क्या निर्धारित होंगी इसका वो एक संयुक्त रूप से निर्णय लेती हैं। अब ऐसा करने की उन्हें आवश्यकता क्यों होती है? तो मतलब इसके क्या लाभ होते हैं, क्या आवश्यकता? इसके गठबंधन के अंतर्गत जब फर्में इकट्ठी हो जाती हैं, एक रूप ले लेती हैं, तो क्या होता है कि वो कीमतों का निर्धारण मिलजुल कर कर सकती हैं। इससे उनके लाभ बढ़ सकते हैं और क्योंकि यदि फर्में एक नहीं होती और आपस में प्रतियोगिता करती रहती हैं तो उनमें कीमतों के लिए अनिश्चितता बनी रहती है। परंतु जब फर्में इकट्ठी हो जाती हैं, संयुक्त रूप से कार्य करती हैं, तो उनकी अनिश्चितता जो है वो कम हो जाती है और चूंकि सब फर्मों ने एक रूप ले लिया है तो इसीलिए वो क्या है, पैमाने की वस्तुओं का लाभ उठा सकती हैं। इससे जो दूसरी फर्में हैं वो बाजार में प्रवेश नहीं कर पाती आसानी से। क्यों? क्योंकि नई फर्म को बाजार में प्रवेश करने के लिए एक ऊंची मात्रा में लागतों की ज़रूरत होती है, तो इससे अन्य फर्मों के प्रवेश पर भी रोक लगती है।
तो ये है इसकी आवश्यकता है, या हम इसे कह सकते हैं कि गठबंधन के रूप में कार्य करने से इस प्रकार के लाभ होते हैं, तभी फर्में एक संयुक्त रूप लेकर कार्य करती हैं। तो जो फर्में गठबंधन के रूप में कार्य करती हैं पर उसे हम क्या है कार्टेल का रूप भी दे सकते हैं, कार्टेल का नाम दे सकते हैं उसे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो कोल्यूजन होता है ये दो तरह का हो सकता है। एक तो जब फर्में ओपनली क्या है एक समझौते के तहत संयुक्त रूप से कार्य करती हैं, तो उसे हम कहते हैं कार्टेल। तो वो कार्टेल का रूप ले लेता है। तो अब कार्टेल होता क्या है? कार्टेल क्या है? फर्मों का वह समूह है जो परस्पर मिलजुल कर कीमत तथा उत्पादन की मात्रा संबंधी निर्णय लेता है। यानी कि ये सब फर्में मिलकर एक हो जाती हैं और इन्हें कार्टेल का नाम दे दिया जाता है, और ये आपस में संयुक्त रूप से ही कीमतों व वस्तु के उत्पादन के बारे में निर्णय लेती हैं। तो अब इनको कार्टेल में जो भी फर्में हैं इनको कीमत व उत्पादन के निर्धारण के लिए क्या है कुछ मान्यताओं को ध्यान में रखना पड़ता है। ये मान्यताएं पाई जाएंगी तभी इनका कीमत व उत्पादन का निर्धारण क्या है बाजार में पाया जाएगा। तो क्या क्या मान्यताएं हैं ये देखिए। सबसे पहले क्या है कि कार्टेल में जितनी भी फर्में हैं सभी फर्में क्या हैं समरूप वस्तुओं का उत्पादन कर रही होती हैं, एक जैसी वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। और कार्टेल में जितनी फर्में हैं उन फर्मों की मांग, यानी कि फर्में जिन वस्तुओं की का उत्पादन कर रही हैं तो उन वस्तुओं की मांग संपूर्ण बाजार का मांग होती है, यानी कि उनका जो मांग वक्र है वो संपूर्ण बाजार के मांग वक्र के बराबर होता है। और सभी फर्मों को संभव कीमतों पर, यानी कि बाजार में जो भी पॉसिबल प्राइसेस हैं उन पर डिमांड की पूरी जानकारी होती है, ये भी हमने मान लेना है, ठीक है। और इसके अलावा और क्या एज्यूम करना है कि जितनी भी फर्म्स हैं कार्टेल में जो फर्म्स काम कर रही हैं उनको वस्तु की सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट का पता होता है, उसकी भी जानकारी होती है। और साथ में हमने कीमत व उत्पादन के निर्धारण के लिए यहाँ पर ये माना है कि कार्टेल में अर्थात उद्योग में 3 फर्में काम कर रही हैं जो कि क्या नाम है उनके ए, बी और सी। तो अब हम देखते हैं कि इन बच्चों जैसा कि हमने ये माना कि कार्टेल में 3 फर्में काम कर रही हैं ए, बी और सी। तो इस रेखा चित्र में OX अक्ष पर हमने उत्पादन की मात्रा ली है और OY अक्ष पर वही कॉस्ट एंड रेवेन्यू लिए हैं। AR कर्व जो है वो कार्टेल का मांग वक्र है, यानी कि AR कर्व, और MR सीमांत आय वक्र है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या है कि जो A फर्म है उसका सीमांत लागत वक्र है MC1, B फर्म का MC2 और C फर्म का MC3, और संपूर्ण कार्टेल का सीमांत लागत वक्र जो है वो है सिग्मा MC। अब संपूर्ण कार्टेल का या उद्योग का संतुलन कहाँ होगा? जैसे कि हम जो शर्त पहले भी करते आए हैं कि जहाँ पर सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र को काटता है। तो अब इस रेखा चित्र में इस E बिंदु पर क्या है कार्टेल का संतुलन हो रहा है, ठीक है। तो अब इस संतुलन की स्थिति में कीमत का निर्धारण हुआ OP, ठीक है, OP या हम कह सकते हैं MQ। और उत्पादन का निर्धारण हुआ है, कार्टेल का जो उत्पादन होगा वो है OQ, ओके। अब ये तो है कार्टेल का, संपूर्ण कार्टेल का या संपूर्ण उद्योग का उत्पादन, और कीमत निर्धारित हुई है OP। अब प्रत्येक फर्म कितना उत्पादन करेगी ये हम कैसे जानेंगे? ये हम इनके सीमांत लागत वक्रों की सहायता से पता लगाएंगे। तो अब ये जो फर्म A है उसका सीमांत लागत वक्र जो कि हमने पहले ही देखा MC1 है,
यह सीमांत आय वक्र या संतुलन बिंदु के द्वारा हमने देखा कि सीमांत आय निर्धारित हुई है ई क्यू। ओके, तो ई क्यू जो सीमांत आय निर्धारित हुई थी, अब सीमांत आय और सीमांत लागत की समानता की शर्त को हम आगे एक्स एक्सिस पर ले गए हमने, यानी कि ई एन परपेंडिकुलर डाला ओ वाई एक्सिस पर। ठीक है, तो फर्म ए के सीमांत लागत वक्र को यह लाइन ए बिंदु पर काट रही है, बी फर्म को बी बिंदु पर काट रही है और सी फर्म को सी बिंदु पर काट रही है। अतः ए फर्म का जो उत्पादन है वो कितना निर्धारित हुआ, जैसा कि ए बिंदु से पता चलता है OQ1, और बी फर्म का उत्पादन निर्धारित हुआ OQ2 और सी फर्म का उत्पादन निर्धारित हुआ OQ3। तो इस प्रकार कार्टेल की सभी फर्मों ने उत्पादन को आपस में बांट लिया है। ठीक है, अब फर्म कार्टेल के अंतर्गत जो फर्में हैं उनका कुल उत्पादन कितना हो गया OQ। ठीक है, और OQ ये उत्पादन जो है जो तीनों फर्मों का जो उत्पादन है उसके जोड़ के बराबर हो गया, यानी कि OQ1 प्लस OQ1 प्लस OQ2 प्लस OQ3 इनके बराबर हो गया। ठीक है, अब टोटल प्रोडक्शन हो गया OQ। तो इस प्रकार कार्टेल की फर्मों ने कार्टेल की फर्मों ने आपस में कीमतों का या उत्पादन का निर्धारण किया और संपूर्ण उत्पादन को आपस में संयुक्त रूप से बांट लिया है। और कार्टेल का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर क्या होता है कि लाभ अधिकतम हो सके। तो इसके लिए कार्टेल क्या करता है कि फर्मों के उत्पादन को आपस में इस प्रकार से बांटता है कि सभी फर्मों की सीमांत लागत एक दूसरे के बराबर हो जाए। यदि ऐसा नहीं होता, मान लीजिए यदि ए फर्म की सीमांत लागत बी फर्म की सीमांत लागत से ज़्यादा है, तो कार्टेल क्या करता है कि ए फर्म को उत्पादन कम करने के लिए बोलता है और बी फर्म को उत्पादन बढ़ाने के लिए बोलता है। तो इस प्रकार ऐसा करने से ए फर्म की लागत जो है वो कम हो जाएगी और कम होकर बी फर्म के बराबर हो जाएगी। तो इस प्रकार उनके लाभ अधिकतम हो जाएंगे। इसके अलावा कार्टेल जो है वो बाजार को भौगोलिक दृष्टि से भी फर्मों में आपस में बांट सकता है। और वो किस आधार पर बांटता है, इसके लिए वो यह देखता है कि पिछले सालों में उनकी बिक्री या उनकी उत्पादन क्षमता कैसी रही है, और इस आधार पर वो विभिन्न फर्मों को विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न देशों में बिक्री करने का अधिकार दे देता है। तो ये आपने किया कि जब फर्में कार्टेल के रूप में कोल्यूजन कर लेती हैं तो किस प्रकार कीमत व उत्पादन का निर्धारण हो जाता है। तो ये तो एक खुले समझौते के आधार पर फर्में आपस में गठबंधन कर लेती हैं। इसके अलावा दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि फर्म खुले तौर पर तो कोई समझौता नहीं करती, लेकिन फिर भी आपस में एक मत होकर कार्य करती है, जिसे हम क्या है प्राइस लीडरशिप मॉडल के रूप में दिखा सकते हैं, जो कि आपको अगले लेक्चर में करवाया जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।